हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्लीट अपने एफएसटी का डिस्कशन। और बच्चों, जो आज एफएसटी हुआ था उसका 1 नंबर से क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे आपको मालूम है बच्चों, हम लोग जिस मिशन पर हैं वो है अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। बच्चों आते हैं, एग्जाम पास में है और आपकी मंजिल भी अब पास आ गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम of unit is not based on unit of mass, length and time। मेरे प्यारे बच्चों, मास, लेंथ और टाइम का मतलब हो गया कि आप जैसे एमकेएस की बात कर रहे हैं तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस की बात कर रहे हैं फिट पाउंड सेकेंड, सीजीएस की बात कर रहे हैं बेटा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। लेकिन एसआई इस पर आधारित नहीं है। सिस्टम इंटरनेशनल जो अडॉप्ट किया गया है, इंटरनेशनली सारी चीजें मानी जाती हैं, तो इसको हम इस कैटेगरी में लाएंगे। हमारा राइट आंसर आ जाएगा चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इलास्टिसिटी का कोई भी मॉडुलस हो, एक तो आपका ये होता है, दूसरा आपका ये होता है, तीसरा आपका बल्क मॉडुलस होता है। सबकी यूनिट और डायमेंशन होती है स्ट्रेस के जैसी। सबकी यूनिट और डायमेंशन होती है स्ट्रेस के जैसी, क्योंकि स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करेंगे तो यंग्स मॉडुलस या कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में स्ट्रेस ऊपर और स्ट्रेन नीचे, स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होगी, डायमेंशन नहीं होगी। तो बेटा इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो डायमेंशन स्ट्रेस की होगी वही डायमेंशन किसी भी मॉडुलस की आएगी। एम एल फोर्स अपॉन एरिया, एम एल -1 टी -2, एम एल -1 टी -2 डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट को हमने रेस्ट से रिलीज किया है अंडर ग्रेविटी, इसका मतलब आप उसको रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं t बराबर 0 पे। तो जरा एक काम करते हैं कि हम लोग इनमें से देखते हैं कौन सी करेक्टली एक्सप्रेस करती है इक्वेशन को। बच्चों एक बात समझ लीजिएगा यहां पर कि करेक्टली एक्सप्रेस करने का मतलब होता है कि हम उसकी वेलोसिटी निकाल पाए उस इक्वेशन से, है ना। तो एक बात आप समझ लीजिएगा कि पहला वाला जो हमारा अगर आंसर होगा, मान लीजिएगा, तो वो इससे कंपेयर किया जा रहा है और उसमें इनिशियल वेलोसिटी ली जा रही है, इसीलिए पहला वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसमें t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू 9.8 आ रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है, आप तो रेस्ट पे फेंक रहे हैं उसको। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है 0, इसकी पॉसिबिलिटी है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। लेकिन हम बात करते हैं v और y स्क्वायर कहा गया है, y का मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो तीसरे वाले में हम अगर डायमेंशनली चेक करते हैं बेटा, इस थर्ड वाले को अगर हम डायमेंशनली चेक करते हैं तो डायमेंशन v स्क्वायर का मतलब है डायमेंशन वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, और यहां पे बेटा हमारा y है यानी डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर है, इसका मतलब डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो इसलिए ये वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से बात करेंगे कि इसमें भी आपको, इसमें भी पहली बात तो टाइम डिपेंडेंट नहीं है और इनिशियल वेलोसिटी दी गई, तो कोई भी पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी तो फेंका नहीं जा रहा है, रेस्ट से फेंका जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर की पॉसिबिलिटी आ रही बच्चों सेकंड वाला। और सेकंड वाले में हम आपको बता दें कि अगर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं तो v इक्वल टू आता है 0 और प्लस आ जाता है 9.8 t, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सेकंड वाला आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 क्यों गलत है ये भी हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं बच्चों फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं। आइए, ये भी एक अलग तरीके का क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लेंदी नहीं है, आपको थोड़ा सा आनंद आएगा नई अप्रोच बनाने के लिए। देखिए आपको वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है किसी भी पार्टिकल का, और वो दे रखा है के वाई आई कैप और बेटा के एक्स जे कैप। मतलब हम यहां पर ये कह दें कि वेलोसिटी वेक्टर जो हमारा है इसमें ये वी एक्स कंपोनेंट है, तभी तो वी एक्स आई, आई कैप का मतलब है एक्स कंपोनेंट है, और वी वाई जे इसका मतलब ये वाई कंपोनेंट है। तो आपके पास यहां पर आ जाएगा मेरे बच्चों
कि Vx की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम x कंपोनेंट की बात करेंगे, है ना, तो बेटा Vx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ky, और इसको कहते हैं हम लोग dx बाई dt। और बेटा dy बाई dt कर लेंगे अगर हम लोग, तो दिस इज y कंपोनेंट आ जाएगा, और वो आ जाएगा हमारे पास ये वाला, और इसको कहेंगे k ऑफ y, k ऑफ x। अब जरा इन दोनों की हेल्प लेकर इनको डिवाइड करिएगा, तो dy अपॉन dt करिएगा और dx अपॉन dt करिएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास y ऊपर और x नीचे, तो x अपॉन y आ जाएगा। बच्चों यहां से आएगा हमारे पास dt dt कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx आ जाएगा x अपॉन y। आप एक काम और करिएगा यहां से कि जरा आगे बढ़ जाइए, और ये आ जाएगा y dy इक्वल टू x dx। इसको करिए इंटीग्रेट, तो अभी तो रिलेशन मिलेगा x और y में। जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों इंटीग्रेट करने पर y स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, प्लस इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, प्लस का कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, क्योंकि हमने लिमिट नहीं लगा रखी है। तो ये हमारा याद रखिएगा कि लिमिट के बिना अगर रहेगा तो हमको यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ऐड करना पड़ेगा। 2 से चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई स्क्वायर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर कर लीजिए, प्लस कांस्टेंट को डबल कर देंगे तो वो भी कांस्टेंट आ जाएगा। कोई ऐसा ऑप्शन आ रहा है इसमें y का स्क्वायर भी हो रहा है, x का स्क्वायर भी हो रहा है, और प्लस का कांस्टेंट टर्म भी आ रहा है, आपका राइट आंसर है। तो कभी भी ट्रेजेक्ट्री बताने के लिए आपको x और y में रिलेशन चाहिए होता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन तरीका है नहीं। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच है बेटा, लेकिन थोड़ी सी अलग से क्वेश्चन है, समझने के लिए आपके लिए जरूरी है। आते हैं बेटा हम लोग अगले वाले पे। अच्छा सवाल है कि आपसे कह रहा है कि अगर हम पोल इज हेल्ड वर्टिकली, एक पोल है जो हमारा वर्टिकली इस तरीके से रखा गया है, और बच्चा ये पोल जब हमारा वर्टिकली रखा गया है तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम लेंथ ऑफ द पोल दिया गया है 30, द पोल इज अलाउड टू फॉल, पोल को हमने गिराना शुरू कर दिया, तो नीचे स्लिप नहीं करना है, कंप्लीटली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। इसका सारा का सारा मास कहां पे एक्ट कर रहा है, मिड पॉइंट पर, ये L/2 आ जाएगा, ये बेटा mg आ जाएगा, ठीक है। और अब पूरी की पूरी ये जो रॉड है हमारी, वो इस एंड के अबाउट जो है वो रोटेट कर रही है, तो इस वाले टिप का, अपर एंड का, यहां पे टकराने के पहले वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है। तो एक काम कर लें, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, mgh बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि mgh इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों एक बात बताइएगा, यहां पर जब हम बात करेंगे h की, तो h हो जाएगा हमारा L/2, ये आ जाएगा हमारे पास mg, और h की जगह पे आ जाएगा L/2, और ये आ जाएगा हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3। ठीक, एक एंड के अबाउट निकाल रहे हैं हम लोग, इसलिए ml स्क्वायर बाई 3 लेना पड़ेगा। और बेटा यहां पर आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। आराम से सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा, m से m कैंसिल कर देंगे, l से एक l कैंसिल हो जाएगा, 6 यहां पर आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, 3 आ जाएगा, और बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 30, और ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, 30 ओमेगा स्क्वायर। तो आप यहाँ पे चाहें तो वैल्यू ले सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है। यहाँ पर एल की वैल्यू भी कुछ रखनी होगी ना, एक एल कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा 30 और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक एल बचेगा, 30 कैंसिल हो जाएगा, एल की वैल्यू 30 है ना पूरी, दिस इज एल, दिस इज कंप्लीट एल, और हमारे पास यहाँ पर एक एल कैंसिल हुआ है, एक एल से एक बचेगा, 30 कैंसिल हो गया,
ओमेगा की वैल्यू आ गई 1। ओमेगा की जब वैल्यू आ गई 1 तो यहां से जो रॉड हमारी है वो ऐसे गिरेगी, तो ये पूरी है हमारी इस सर्कुलर वाला पाथ जो बन रहा है इसके लिए रेडियस का काम करेगी। तो v बराबर आ जाएगी r ओमेगा, r की जगह पर l ओमेगा। l क्या काम करेगा? रेडियस के लिए। तो ये हो जाएगा l का मतलब 30, ओमेगा का मतलब 1, 30 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी। बात कर रहे हैं कि जो हमारी वेलोसिटी से यहाँ स्ट्राइक करेगा। तो कोई भी रॉड हमारी यहां से जब गिरेगी इस तरह से, तो जब वो स्ट्राइक करेगी तो ये जो टिप है उसकी वेलोसिटी के निकालने का एनर्जी कंजर्वेशन के आधार पे निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बच्चों थर्ड वाला सही है, 30 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम लोग। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा सवाल है कि अ पार्टिकल रिवॉल्व राउंड अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में हमें मालूम है एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो इसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा आर के। राइट आंसर इसका आ जाएगा रेडियस। आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 7 नंबर पे। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखिएगा। वर्क डन बाई अ सेंट्रीपिटल फोर्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज जीरो। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना वो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर हर पॉइंट पे रहता है। तो आपको मालूम है कि यहां पर आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा 90 डिग्री का एंगल। तो हमारे कुल मिलाकर ये जीरो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है, यानी एसर्शन जो है आपका बेटा यहां पर सही दिया गया है। अब अगर हम बेटा बात करते हैं रीजन का, नो वर्क डन बाई अ फोर्स इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट। बात तो वही है कि सर्कुलर मोशन में यही तो हो रहा है। इसका मतलब राइट आंसर हमारा आ जाएगा एक्सप्लेन भी कर रहा है। 7वें नंबर का आंसर देखिए, एक्सप्लेन भी कर रहा है। पहला वाला आंसर आ रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है। तो जब भी कभी सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सेंट्रीपिटल जो हमारा फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन होता है, वो हमारा बेटा परपेंडिकुलरली नॉर्मली या इनवर्ट रहता है। इसीलिए हम लोग यहां पर इसको वर्क डन जीरो लेते हैं। और बड़ी यूजुअल चीजें हैं, आप सबको लर्न है। पहला वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं बेटा, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। अब आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व तक पहुंचना है। सवाल अच्छा है, स्टार्ट करिए यहां से। पावर जो होता है वो एफ इंटू वी होता है, दिस इज कांस्टेंट। और पावर जो होती है वो हमारी मास इंटू एक्सेलरेशन, वी की जगह पर एम इंटू ए वी, और एम डीवी बाई डी टी। आ गया। अब यहां से वी स्क्वायर कर दीजिए तो वो रूट अलग कर दीजिए, आप कर दीजिए तो ये आ जाएगा पी बाई एम, और डी टी ये आ जाएगा वी डी वी। इंटीग्रेट कर दीजिए तो पी एम और 1 डी टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन टी, और वी डी वी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बेटा वी स्क्वायर बाई 2। तो पी टी अपॉन एम वी स्क्वायर बाई 2। कांस्टेंट ऐड करते चलेंगे जब मौका लगेगा तब। तो हमारे पास आ रहा है v की वैल्यू 2p अपॉन एम, और रूट करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर, टी अंडर रूट 1/2, और बेटा ये आ जाएगा 1/2, यानी कि ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो t की पावर 1/2 आ रही है, तो सब कांस्टेंट ले लीजिए, पावर आवर कांस्टेंट है। तो v बराबर कांस्टेंट और t की पावर हाफ। समझ रहे हैं मेरी बात को? 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, ये पूरा कांस्टेंट टर्म हो गया, t को छोड़ दीजिए, तो ये वी स्क्वायर अपॉन
टू को इधर ले आइए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहां लिखते हैं कि v जो हमारा है इट इज इक्वल टू c कांस्टेंट है और t की पावर हाफ है। आप इसको लिखेंगे ds ओवर dt, v स्पीड, और ये आ जाएगा c t की पावर हाफ, और बेटा ये आ जाएगा ds इक्वल टू c t की पावर हाफ dt। है अच्छा खासा इंटीग्रेशन है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा ट्रेजेक्ट्री के लिए डिस्टेंस का वर्ड डिस्प्लेसमेंट, c t की पावर +1 करेंगे तो 3/2 और नीचे 3/2, बाकी सब कांस्टेंट हो गया, यानी कि s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है 3/2 यानी 1.5 के अराउंड। इसका मतलब s की पावर 1 है और t की पावर जो है वो नियरली 2 हो रही है, तो ग्राफ हमारा s की पावर 1 है तो पैराबोलिक टाइप होगा, लेकिन घूमेगा जिसकी पावर 1 होती है। ये किधर घूम रहा है, गलत तरीका हो गया। यहां पे s की पावर 1 है तो घूमेगा किधर, जिसकी पावर 1 होती है। d का मतलब s, मैंने जो d लिया है वो s हो जाएगा, d फॉर डिस्प्लेसमेंट और s फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो ये घूमेगा किधर, जिसकी पावर 1 होती है। तो पूरी बात मेरे बच्चे दोबारा से सुन लीजिएगा। पावर कांस्टेंट दी है तो पावर इक्वल टू f इंटू वी कर लेंगे, पावर f की जगह ma की जगह पे dv/dt, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वेलोसिटी निकाल देंगे। वेलोसिटी निकालने के बाद हम उसको ds/dt करेंगे तो हमने s निकाल दिया। s की वैल्यू जो हमारी ये आ रही है इंटीग्रेट करके 3/2, तो लगभग ट्रेजेक्ट्री हमारी ऑप्शन नंबर बेटा इसका आ रहा है 4। और 7वां क्वेश्चन जो हमारा ये वाला 8वां जो क्वेश्चन हमारा है ये और बढ़िया क्वेश्चन है और हम आराम से इसको बेटा कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 9 नंबर पे। 3 मास दिए गए हैं आपके m m m, ये कहां पर है 0,0 पर है। ये कहां पर है, यहां से लेके यहां तक की इक्विलेटरल की साइड कितनी है a दी गई है, ये आ जाएगा a,0। और बेटा ये कितना है a/2 है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला अलग है लेकिन ये वाला हम किसके अबाउट ले रहे हैं, तो हमें यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट सीओडी लेना है, इसके अबाउट लेना है, तो हमको यही तो डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस हो जाएगी a/2। तीनों मास की डिस्टेंस पता चल गई, सीओडी की अबाउट निकालना है तो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा हमारे पास m इंटू पहले वाले का 0, दूसरे वाले का m इंटू a², तीसरा वाला जो ऊपर है m इंटू a/2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई, सीओडी क्यों, ठीक। और बेटा जब इसको देखेंगे तो ये a/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a/4 और ये टोटल आ जाएगा हमारे पास i टोटल, दैट विल बी m कॉमन, a² कॉमन, 1 प्लस 1/4 दैट इज 5/4। कोई ऑप्शन आ रहा है 5/4, 5m a²/4, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सेकेंड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड वाला आंसर सही है। आइए आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, और जो 10 वाला क्वेश्चन है देखते हैं 10 वाला क्वेश्चन क्या आ रहा है। बेटा 10 वाला जो क्वेश्चन है वो ये है, 3 यूनिफॉर्म स्फेयर, इस पे जगह नहीं है हम लोग आगे वाले पे करते हैं। 3 यूनिफॉर्म स्फेयर हैं और वो हमारे मास दिए गए ए बी सी, 350, 200 और 2000 दिया गया, हाँ बड़ा बड़ा मास दिया गया। और कहां रखे गए हैं, एक हमारा रखा गया है बेटा 0,0 पर ए वाला, और एक -80 पर और एक -40 पे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड चेंज इन इट्स वैल्यू, जब हम क्या करते हैं स्फेयर एमवी को हटा देते हैं, एक काम कर लेते हैं, सिस्टम बना लेते हैं। ये हमारा आ गया, और इसमें क्या किया बेटा हमने, एक मास ले लिया है यहां पर 0,0 पर, दूसरा मास ले लिया है यहां पर -80, 0 पर,
और तीसरा मास ले लिया है, ये वाला ए है और ये वाला बी है, और तीसरा मास ले लिया यहां पर जो हमारा सी है, और ये है 40,0 पर। सबको डिस्टेंस तो पता ही होगी सारी, पूरा हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया है। अब हमसे कह रहा है कि पहले तो आप पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकाल ही लीजिए जरा। जब आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालेंगे बच्चों, तो एक काम करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यू बराबर है ना G m1 m2 अपॉन आर, m1 m2 अपॉन आर, वही उसी तरह से है जैसे चार्ज में होता है। तो हमारे पास आ जाएगा G टाइम्स, माइनस में होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो माइनस में वाले लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का साइन सभी में आ रहा है, तो छोटा छोटा साइन है ये माइनस का, माइनस 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 माइनस, तो ये आ रहा है माइनस का साइन। m1 m2 अपॉन आर मेरे बच्चों, m1 m2 अपॉन आर, m a m b अपॉन ए और बी 880 आ जाएगा, प्लस m b m c बी और सी निकालेंगे तो 120 आ जाएगा, प्लस m अपॉन ये 40 आ जाएगा। आई थिंक आपको MA MB सब कुछ क्लियर हो गया मेरे बच्चों। MAB ये डिस्टेंस ये 80 है, BC ये डिस्टेंस ये 40 और ये 80 120 हो जाएगी, और AC ये 40 आ जाएगी। तो जब आप सॉल्व करेंगे U तो आपके पास आ जाएगा माइनस का G, ठीक, और बेटा आ जाएगा, आप सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, MA और MB और MC की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास 6.67, इसकी भी पुट कर दीजिए, 6.67 10⁻11। ठीक है बच्चों, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, और सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है, यहां पर माइनस लगा दें, है ना, और यहां जगह ही नहीं है आपके पास है, 6 पॉइंट, माइनस का साइन ये है, रेड पेन ले लेते हैं, है ना, और माइनस का साइन 6.67 पावर बेटा माइनस का 11, और अंदर आ जाएगा MA MB मेरे बच्चे। ए और बी कहाँ है, ए ये है और बी ये है, 4 जीरो हो गए और 70 हो गए, 70 और 4 जीरो, है ना, तो 7 इंटू 10⁻5 बेटा ये आ जाएगा 80, प्लस BC, BC BC मतलब BC, तो 5 जीरो और 10, 10 इंटू 10⁻5 120। AC कहाँ है, 350 और 500, तो पहली बात तो 3 जीरो है ना, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, और 7 और 2 जीरो, ठीक, 3 जीरो, 1 2 3 4 5, 1.75 10⁻5, ऊपर सब बराबर कर लिया, 10⁻5 हमने सॉल्व कर लिया, और इसकी वैल्यू आ रही है हमारी अप्रोक्सीमेटली, अगर सॉल्व करेंगे तो 1.43 10⁻⁻4, वैल्यू कितनी आ रही टोटल, 1.43 10⁻⁻4 जूल। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, लेकिन ऑप्शन तो बाकी में भी है, इसमें भी है। अब कह रहा है कि अब हम लोग वैल्यू जो हमारी है किसकी, इफ स्फेयर ऑफ मास MB इज रिमूव्ड, कौन सा वाला हम स्फेयर हटा देते हैं, MB, तो इफ द स्फेयर ऑफ, तो कह रहा चेंज इन वैल्यू इन द टर्म्स इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, जो चीज ऑलरेडी माइनस में है, माइनस में है -100, वो आ रही है -50 पे, बढ़ रही है वैल्यू ना, तो हमने कहा कि कोई एक स्फेयर हटा देंगे, मान लो बी हटा देंगे, तो केवल दो ही तो सिस्टम बचेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन माइनस में है तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, आंसर हमारा इंक्रीज आ जाएगा। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, अर्थ सरफेस पर अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है नेगेटिव, और अगर उसके ऊपर जाते हैं
तो वो पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो होती है वो बढ़ती है, क्योंकि माइनस से वो जीरो पर जा रही है। समझ रहे हैं मेरी बात क्यों? तो जैसे एटम में भी देखते हैं तो हाइड्रोजन में -13.6 है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, और पोटेंशियल एनर्जी एटम की पहली ऑर्बिट में माइनस का 27.2। जब ऊपर ले जाते हैं तो पोटेंशियल भी बढ़ती है, टोटल भी बढ़ती है, काइनेटिक घटती है। तो इसलिए मास को गायब करने से एक सिस्टम कम हुआ, तो आपकी वैल्यू कम हुई, लेकिन वैल्यू हमारी पोटेंशियल एनर्जी की अल्टीमेटली बढ़ रही है। तो बढ़ने वाला कौन सा ऑप्शन है जब इसको हटा देंगे? ऑप्शन नंबर 4, 10th का आंसर बेटा आ जाएगा हमारे पास 4। तो क्वेश्चन नंबर 10th का राइट आंसर बच्चों है 4। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं बेटा। सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, काइनेटिक एनर्जी जितनी भी गिवन है, एक बात तो आपको बता दें कि टोटल एनर्जी जो होती है वो आपकी होती है -Gmm/2r, ये टोटल है। पोटेंशियल कितनी होती है? -Gmm/r। अगर हम काइनेटिक निकाल देंगे तो क्या हो जाएगी? तो टोटल इक्वल टू क्या होता है? टोटल, इसको माइनस कर देंगे ना हम लोग, टोटल इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये तो होता है। तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास उतनी ही आ जाएगी। कंसेप्ट वही लग रहा है जो कंसेप्ट आपका एटम में लगता है, याद कर लीजिएगा। जितनी टोटल है उतनी ही काइनेटिक है, यानी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्लियर बात? अब आप समझ लीजिए कि जब हम एस्केप करेंगे तो फाइनली एनर्जी सारी क्या करनी है? जीरो। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी को जीरो करने के लिए, इसको जीरो करने के लिए, इसको जीरो करने के लिए आपको इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, एस्केप एनर्जी। इसका मतलब जितनी एनर्जी काइनेटिक है उतनी ही एनर्जी एस्केप एनर्जी है। मैग्नीट्यूड तो वही हो गया, इसका मतलब काइनेटिक के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो ऑर्बिटली मोशन, जितने भी ऑर्बिटल मोशन होते हैं, और आपके एटम के केस में एनर्जी के कॉन्सेप्ट एक एक करके चलिएगा, सेम सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आती। आइए आते हैं, दो वायर का केस है, और टू वायर मेड ऑफ द सेम मटेरियल हैव द सेम वॉल्यूम। क्या बात है, वॉल्यूम सेम। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, सेकेंड वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a। पहले वायर का वॉल्यूम ए इंटू एल, दूसरे वाले का वॉल्यूम 3 टाइम्स ए इंटू एल। अब कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इन द इंक्रीज बाई इतना। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं, एरिया एरिया कट जाता है, लेंथ पता चल जाएगा यहां से। तो लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इंक्रीज बाई डेल्टा एल एंड अप्लाइंग द फोर्स एफ, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकेंड वायर। एक काम कर लेते हैं, हम लोग यंग्स मॉडुलस पे आते हैं। एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए इंटू चेंज इन लेंथ आ जाता है। चेंज इन लेंथ जो आ जाती है बेटा, एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए इंटू वाई आ जाएगा। मटेरियल सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अगर हम दूसरे वायर के लिए आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ की जगह पर है फोर्स सेम, वही कह रहा है फोर्स सेम है, लेकिन लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई यहां से निकालेंगे, एरिया एरिया कैंसिल, L/3, तो ये आ जाएगी L/3। और बताइए एरिया कितना आ जाएगा नए वाले वायर का? ये न्यू वायर है, ये ओल्ड वायर है, तो न्यू वायर का एरिया कितना है बेटा हमारे पास? 3 टाइम्स ऑफ ए। और बेटा इसका यंग्स मॉडुलस तो कितना आ जाएगा? 1/9 एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। बताइए ये कितना आ जाएगा हमारे पास? और ये हमारे पास दिया है बेटा। अच्छा, अब मालूम है इन्होंने क्या कहा है, कितना फोर्स चाहिए? अगर हमको हाउ मच फोर्स नीडेड टू स्ट्रेच द सेकेंड वायर बाई सेम अमाउंट, तो इनका हम लोग फोर्स बदल देते हैं, एफ डैश कर देते हैं, और दोनों वायर में हम लोग क्या कर लेते हैं? इंक्रीज इन लेंथ को बराबर कर लेते हैं। बराबर इंक्रीज इन लेंथ, फिर से समझिएगा, पहला वायर y बराबर एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए इंटू वाई। पहले वायर में एरिया ए, लंबाई एल, और एफ फोर्स,
और काम हो गया। दूसरे वायर में एरिया कितना है, लेकिन वॉल्यूम क्या कह रहा है हमारा, सेम है। तो वॉल्यूम सेम होने से इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम कर देंगे, तो हमारे पास लेंथ का रेशियो पता चल जाएगा। नई वाली लेंथ क्या होगी, नई वाली लेंथ एल डैश बराबर L/3। तो नए वायर में क्या होगा, चेंज लेंथ एफ डैश नया फोर्स L/3 A3A एरिया और वाई। तो नए वाले वायर में क्या हो जाएगा, इतनी। इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे। दोनों की लंबाई को सेम अमाउंट करना है, बराबर सेम बराबर बढ़ाना है। इसका मतलब एफ डैश L/9 इंटू ए इंटू वाई, यहां पे आएगा एफ L/ए इंटू वाई, ये कट जाएगा। तो हमारे पास एफ डैश की वैल्यू आ रही है 9F। थोड़ा ये ऐसे ही लगाइएगा, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप रिलेशन बनाने में जुगाड़ में आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। यार एक इक्वेशन ये लिख लीजिए, अगली इक्वेशन ये लिख लीजिए, इक्वल इक्वल कट जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है, 9F आंसर आ जाएगा। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बर्नौली थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लेमिनार फ्लो। बच्चों जो लेमिनार फ्लो होता है स्टीम लाइन लाइक, बर्नौली थ्योरम हमेशा इसी के लिए एप्लीकेबल है। आइडियली माना जाता है कि लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होनी चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन होना चाहिए, है फ्लोइंग लिक्विड की एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ चीजें और होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन अगर बोला जाए लेमिनार जो फ्लो है ये कंसीडर टू बी नॉन विस्कस मतलब एक्चुअली नॉन विस्कस बोला है, तो लेमिनार फ्लो या स्टीम लाइन फ्लो जिसमें धीरे धीरे लिक्विड चलता है, उसमें प्रैक्टिकल वैल्यू में कहीं ना कहीं कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस रहते हैं, लिक्विड फ्रिक्शन रहता है। जब आप क्रिटिकल वेलोसिटी के फॉर्मूले में जाएंगे बच्चों, तो उसमें आपको ईटा की वैल्यू मिलती है। तो एक थ्योरेटिकल सवाल है, इसमें नॉन विस्कस कहा है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। लेमिनार फ्लो में कुछ, अच्छा वैसे आप समझ लें तो लेमिनार एक टाइप ऑफ फ्लो है और इज कंसीडर टू बी नॉन विस्कस। विस्कस और नॉन विस्कस ये टाइप, ये क्वालिटी ऑफ फ्लो है। कोई भी लिक्विड की क्वालिटी विस्कस हो सकती है या नॉन विस्कस हो सकती है, लेकिन फ्लो की क्वालिटी एक लेमिनार हो सकता है, एक टर्बुलेंट हो सकता है। तो दोनों चीजें लिंक नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। ठीक, तो मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा समझाता हूं। पहला तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट बच्चों है, फिर से समझिएगा। लेमिनार फ्लो वैसे मेंटेन किया जाए वाकई में स्टीम लाइन, तो उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेस लेने पड़ेंगे, कुछ विस्कोसिटी लेनी पड़ेगी। तो नॉन विस्कस लिखा है तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा विस्कस होगा तो सही हो जाएगा। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज्यूम की जाती है बर्नौली थ्योरम में आइडियल फ्लूइड में। तो आइडियल जो फ्लूइड होते हैं बेटा, उनमें विस्कोसिटी 0 होती है, नॉन विस्कस स्टीम लाइन फ्लो होता है ना, आइडियल कंडीशन में इनकंप्रेसिबल, नॉन विस्कस, ये आइडियल होते हैं। तो ये वाला हमारा गलत है और ये वाला हमारा सही है। तो इसका राइट आंसर बच्चों आ जाएगा, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा। बेटा एक काम कर रहा है कि एंगल एंगल ऑफ कांटेक्ट इंटरफेस का दिया है, वाटर ग्लास का दिया है 0, होता ही है ना, 8 डिग्री तक ले लेते हैं। अल्कोहल एथाइल अल्कोहल ग्लास का दिया है 0, मरकुरी ग्लास का दिया है। तो जो हमारा मेनिस्कस देखा जाता है उसमें ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 से बड़ा, वो मेनिस्कस कॉन्वेक्स होता है। हमसे कह रहा है कॉन्वेक्स मेनिस्कस किसका है, तो मरकुरी का ही तो आंसर आएगा, जिसका भी एंगल हमारा कॉन्वेक्स होगा मेनिस्कस, वो 90 से बड़ा होगा। तो तीसरा वाला आंसर सही है। और 90 से छोटे वाले एक्यूट एंगल के लिए मेनिस्कस जो आता है वो कॉनकेव हो जाता है। ठीक है, जैसे पानी को रखते हैं नहीं, ऐसे रखते हैं। और मरकुरी को कैसे रखते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स है, मरकुरी है, ये कॉनकेव है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज टू बी यूज्ड फॉर द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग थर्मोमीटर। थर्मोमीटर कैसे बनाते हैं आप, थर्मोमीटर बनाने के लिए वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस विद टेम्परेचर।
तो ये गैस थर्मोमीटर प्रेशर वाला, जो हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, जब प्रेशर वेरी करता है। तो एक एनसीईआरटी में एक जगह पे दिया गया है कि गैस थर्मोमीटर के, तो फॉर्मूला बना दिया गया, आएगा नहीं, चिंता मत करिएगा, परेशान मत होइए। वेरिएशन ऑफ द वॉल्यूम विद लिक्विड विद टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर पर गैस का वॉल्यूम वेरी कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विद टेम्परेचर को प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो चारों ही सही है। किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर बनाने में? चारों का। ठीक है बच्चों, तो पेपर आराम से करिए, बढ़िया पेपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तैयारी करिए बेटा। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको आप लोग एक तरह से लिखते जाइए, और अभी आपके पास जितना समय बच्चों दिया गया है, बचा है, उनमें केवल मिस्टेक कम कर दीजिए। देखिएगा बिंदास पहुंच जाएंगे अपने कॉलेज में, 100% मान के चलिएगा। पेपर देते रहिए एफएसटी, और थोड़ा अंदर से एंथुजियाज्म बजा के रखिए, और पेपर आप ये साल आप ही का है, ये 100% बेटा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों। Two containers A and B are partly filled with water and closed. The volume of A is twice that of band. It contains half the amount of water B. If both are at same temperature, the water pressure in container will have pressure in ratio. मतलब इसमें ये कह रहा है दो कंटेनर्स हैं और दो कंटेनर के अंदर A और B हैं, वाटर भर करके क्लोज कर दिया गया है ना, और A का वॉल्यूम ट्वाइस है B का, और कंटेन्स हाफ अमाउंट ऑफ वाटर इन B। इसमें जो इसमें वाटर है इसमें हाफ अमाउंट है। अगर कह रहे टेम्परेचर सेम है तो वाटर वेपर का जो प्रेशर होगा वो किस रेशियो में होगा? देखो बच्चों, एक्चुअली में जो ये वेपर प्रेशर होता है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकती है। तो अब टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो जो इसमें प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, वो सेम ही रहेगा। तो सेम रहने का मतलब क्या है? इसका रेशियो 1:1 ही आएगा। इसमें मेन पॉइंट ये है कि ये एक्चुअली में जो वेपर प्रेशर होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, सेम टेम्परेचर है तो यहाँ पर जो प्रेशर का रेशियो रहेगा वो भी सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी चेंज इज 0। अब एंट्रोपी क्या होता है? डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू 0 किसके लिए होता है? एडियाबेटिक के लिए होता है। अब एडियाबेटिक के लिए डेल्टा क्यू 0 हो जाएगा तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा एंट्रोपी चेंज। तो इसका 17 का सेकंड ऑप्शन बच्चों मिल जाएगा। नेक्स्ट है, असर्शन रीजन का है, द मॉलिक्यूल ऑफ मोनोटॉमिक गैस हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये तो सही है, ये तो मतलब याद करने वाला क्वेश्चन है। जो इसमें मोनोटॉमिक गैस होता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, और जो डायटोमिक गैस होता है उसकी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। इसमें 3 ट्रांसलेशनल होती है, 2 रोटेशनल होती है, टोटल मिला करके 5 हो जाती हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे का, उसका अलग है इसका अलग है। तो ये सीधे सीधे इसमें जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता है। नेक्स्ट है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन SHM गिवन बाय x, डिस्प्लेसमेंट x एंड एक्सीलरेशन y, व्हाट विल बी द कर्व? yx। तो एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x होता है, तो y प्रोपोर्शनल टू -x हो जाएगा। y इज इक्वल टू, ये ग्राफ आ गया -mx। -mx का मतलब बच्चों ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। When sound travels from air to water, कौन सी क्वांटिटी अनचेंज होती है? तो हम लोग को मालूम है अगर मीडियम बदलता है तो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। ये थोड़े से क्वेश्चन इसमें आसान हो गए। तो फ्रीक्वेंसी अनचेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज कभी भी नहीं होती है, मीडियम चाहे कुछ भी हो। नेक्स्ट कह रहा है, पॉइंट चार्जेस +4q -q +4q आर केप्ट ऑन x एक्सिस एट पॉइंट्स 0 a 2 a रिस्पेक्टिवली। तो बताना है स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो इसको कर लेते हैं। वैसे इसका एक फंडा भी होता है, अभी हम फंडा भी बता देंगे। जैसे मान लो 4q चार्ज है x0 पे, a पर -q है, यहां पर a पर -q है, और यहां पर 4q है 2a पे, 0 a 2 a। ठीक है, अब यहां पे ये क्या कह रहा है कि ये स्टेबल है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो बेटा देखो अभी यहां पर तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा,
इधर फोर्स लगाएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट पे है, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये दोनों फोर्स इसके ऊपर इक्वल अपोजिट होंगे, तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अब स्टेबल अनस्टेबल का मतलब क्या होता है? जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब ये इक्विलिब्रियम में, अगर इसको अपनी जगह से हम इधर डिस्प्लेस करा दें, ये वापस अपनी जगह आ जाए, अपने आप आ जाए, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और इसको अगर हम डिस्प्लेस कराएं, ये और उधर चला जाए, वापस अपनी जगह कभी ना आए, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यही चेक करना है। अब मान लो इस चार्ज को हम इधर ले गए, एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करा दिया, तो ये चार्ज आ गया अब यहां पे। तो अब बच्चों देखो, जब ये चार्ज यहां पर आएगा तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और ये जो इसको अपनी तरफ खींच रहा था, डिस्टेंस बढ़ने से ये वाला जो फोर्स होगा, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स और जरा सा रह जाएगा। अब ये चार्ज इसके नजदीक आएगा, तो ये इसको इधर खींच रहा था, तो इसके बीच में ये वाला फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखो, जब हम इसको यहां से यहां पर ले गए, तो इधर वाला फोर्स बढ़ गया, तो अब इधर फोर्स बढ़ने का मतलब एफ नेट इधर लगेगा, और एफ नेट इधर लगने का मतलब ये चार्ज और इधर भाग जाएगा, वापस अपनी जगह नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा ऑल चार्जेस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल में हो जाएंगे। ये आंसर नंबर 4 आएगा। और इसका हम एक शॉर्टकट बता दें। शॉर्टकट में ये होता है बच्चों कि अगर ये जो बीच वाला चार्ज है वो इनका और इनका अपोजिट नेचर का है, तो अगर अपोजिट नेचर का होगा तो हमेशा अनस्टेबल होगा। और अगर मान लो ये सारे चार्ज सेम नेचर के हो गए, सब प्लस प्लस हो जाए, सब माइनस माइनस हो जाए, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सरफेस कंसीडर फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, कोई भी चार्ज किसी भी सरफेस से बंद कर दें गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, तो गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस का शेप और साइज कुछ भी हो सकता है बेटा। इसके बाद में शो बबल चार्ज देन साइज। देखो बेटा, चार्ज प्रोपोर्शनल टू रेडियस के होता है। ये एक्चुअली में ये क्वेश्चन सरफेस टेंशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मिक्स क्वेश्चन है, समझ रहे हो बेटा? सरफेस टेंशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मिक्स क्वेश्चन है ये। तो इसमें एक रिजल्ट आता है चार्ज प्रोपोर्शनल टू रेडियस के होता है। जितना तुम चार्ज दोगे रेडियस बढ़ेगी, तो यहां पर साइज बढ़ जाएगा। रेडियस बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। तो ये पहले ही क्वेश्चन आंसर आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद 8 सेल मार्क्ड 1 to 8, each EMF 5 volt and internal resistance 0.2 volt are connected as shown. What is reading ideal voltmeter? यहां पर ये 8 सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर ये सब 8 सेल ऐसे लगे हैं, और इस वोल्टमीटर की रीडिंग बताना है। तो ये एक्चुअली में बच्चों देखो, ये वोल्टमीटर की रीडिंग क्या निकलेगी, ये वोल्टमीटर यहां और यहां के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करेगा, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू होता है E माइनस IR। ये होता है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू E माइनस IR। अब EMF देखो जरा, ये सारे सेल राइट कॉम्बिनेशन है कि रॉन्ग है? देखो, ये प्लस है, इसकी करंट ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, यानी कि ये बच्चों सारे के सारे करंट सेम डायरेक्शन में है, तो सारे सेल आठों राइट कॉम्बिनेशन है। तो राइट कॉम्बिनेशन में टोटल करंट हो जाएगी E नेट अपॉन R नेट। E नेट हो जाएगा कितना, 8 सेल हैं तो 8E, और R नेट इंटरनल रेजिस्टेंस सबके सेम है तो 8R, तो ये E बाई R हो गया। अब ये यहां रखो वोल्टेज E, V टर्मिनल पोटेंशियल, E माइनस IR, I की वैल्यू रखो E अपॉन R इंटू R, R कैंसिल, E माइनस E 0, आंसर 0 आ गया। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट, in a balanced Wheatstone network the resistance in arm QS interchange as a result of this। देखो बेटा, एक्चुअली में यहां पर क्या है बच्चों, एक्चुअली में ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज देखो हम लोग ऐसे बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो जाएगा PQRS। तो यहां पर हम लोग बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। बैलेंस के केस में क्या होता है, जब करंट यहां से निकलती है तो ये करंट यहां डिवाइड होती है,
तो डिवाइड होती है, जैसे मान लो I1 करंट इसमें गई तो इसमें भी I1 जाती है, अगर I2 इसमें गई तो इसमें भी I2 जाती है, और इसमें बीच में जाने वाली करंट डायगोनल में गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट 0 होती है। ये बैलेंस होता है। और बैलेंस कंडीशन में हमें मालूम है किन्हीं भी दो जो आर्म आपस में कांटेक्ट में है उनके रेजिस्टेंस का रेशियो अदर दो आर्म के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। जैसे इसमें P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई S। अब देखो P वायर और Q वायर आपस में कांटेक्ट में होने चाहिए, बस ये इसका की पॉइंट है। ये PQ कांटेक्ट में है और R वायर और S वायर यहां पे कांटेक्ट में है, तो इसका रेशियो बराबर है। या ऐसे भी कर सकते हैं, देखो P और R कांटेक्ट में है तो R इधर ले आओ, P बाई R और Q बाई S। P R कांटेक्ट में है और Q S कांटेक्ट में होने चाहिए, तो कांटेक्ट वाली जो आर्म होती है उनका रेजिस्टेंस का रेशियो कहीं से निकालो बराबर होगा। अब लेकिन इसमें क्या बोला गया, इसमें QS को इंटरचेंज करा रहा है, यानी कि Q उधर चला जाए, S इधर आ जाए। अब अगर Q उधर S इधर चला जाएगा तो अब देखो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम S को इधर ले आए और Q को इधर ले जाए तो P अपॉन Q हो जाएगा, नहीं P बाई S हो जाएगा, और Q इधर गया तो R बाई Q हो जाएगा। अब बताओ ये रेशियो क्या इसमें बराबर आएगा, कहीं पे आएगा? अब एक्चुअली में इसमें जो ये है, इसमें अब हो क्या गया है एक्चुअली में कि इसमें जो कांटेक्ट ये आर्म एकदम अपोजिट डायगोनल वाली आ गई, एस वाला इधर कांटेक्ट में आया, जो आर्म इधर थी वो इधर आ गई। इसको इससे मत समझो, इसको ऐसे ही समझो, जो एस आर्म थी जो पी से कहीं कांटेक्ट में नहीं थी, अब वो आर्म इधर आ गया रेजिस्टेंस, और जो क्यू था आर से कांटेक्ट नहीं था वो उधर चला गया, तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा, इसमें वाला कांटेक्ट वाला रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो ये बैलेंस इसमें जो है ये फिर बैलेंस नहीं रहेगा बच्चों, ये डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आंसर इसका कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ही आ जाएगा बच्चों। समझ गए होगे ना? एस को इधर लाएंगे। अभी देखो पी और एस इनिशियल कंडीशन में पी और एस एकदम अलग अलग थे, कहीं कांटेक्ट में नहीं था, अब ये कांटेक्ट में आ गया, क्यों उसके कांटेक्ट में आ गया, तो पूरी थ्योरी बदल गई ना, तो इसलिए ये बैलेंस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, a wire of length 10 centimeter radius is root 7 10 or minus 4 meter connected across the right gap of meter bridge when resistance 4.5 ohm is connected on left gap by using resistance box. The balance length is found to be at 60 centimeter from left end. If resistivity of wire R into 10 or minus 7 ohm meter, then value of R. देखो हम लोग को मालूम है ना मीटर बीच में क्या होता है, ये वाला इधर होता है लेफ्ट गैप, इधर होता है राइट गैप, और ये 1 मीटर का ये वायर लगा होता है। तो इसमें ये बोला गया जो राइट गैप में वायर ये वाला है, ये राइट गैप है, ये लेफ्ट गैप है, तो इसकी लेंथ गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर, और रेडियस गिवन है अंडर रूट 7 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर। ठीक है, और अब क्या बोला गया, अगर रेजिस्टेंस 4.5 ओम का लेफ्ट गैप में कनेक्टेड हो इधर, तो लेंथ बैलेंसिंग कितनी आती है, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड से, इधर से ये 60 सेंटीमीटर की ये लेंथ आती है, यहाँ बैलेंसिंग लेंथ ये 60 सेंटीमीटर है, तो इधर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं अगर रेजिस्टिविटी वायर की इतनी हो, रेजिस्टिविटी का मतलब इस वायर की दे रहा है, यही वायर कौन सा है, वायर इधर वाला यूज किया है, तो इसकी रेजिस्टिविटी दी है रो R इंटू 10 टू द पावर -7, तो R बताना है। अब बच्चों इसका रेजिस्टेंस तुम लोग R डैश मान लो, R डैश, तो अब इसका फंडामेंटल हमें मालूम है, इधर का रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ इज इक्वल टू उधर का रेजिस्टेंस अपॉन उधर की लेंथ, डायरेक्ट ऐसे ही होता है बैलेंस बीच स्टोन बीच में। इधर का रेजिस्टेंस 4.5, इधर की लेंथ 60, उधर का रेजिस्टेंस R डैश, उधर की लेंथ 40, 0 0 कैंसिल हो गया, तो इससे बच्चों R डैश निकालो, क्या आएगा, ये ले जाओ 4 इधर ले जाओ, तो 4/6 इंटू 4.5, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 15 दूनी 30, R डैश कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। R डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अच्छा अब देखो रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो R डैश रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा R डैश A बाई L। अब रो की वैल्यू इसमें ये दे रखा है R इंटू 10 टू दी पावर -7, और R डैश हम लोगों ने 3 निकाला है, एरिया पाई R स्क्वायर, पाई हो जाएगा
22/7, ये रेडियस है, स्क्वायर कर देंगे तो 7 × 10⁻⁸ हो जाएगा, और अपॉन में लेंथ 0.1 है। तो अब देखो बेटा, एक तो 7 कैंसिल हो गया, ये आएगा r × 10⁻⁷, और 22 × 3 66, 0.1 ऊपर जाएगा 10⁻⁷ हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? 66। 66 का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज q कूलम revolves in circuit. Charge q coulomb revolves in charge q coulomb makes n revolution in 1 second. ठीक है, in circular orbit of radius r, circular orbit of radius r, the magnetic field at center of orbit. जब कोई चार्ज बच्चों इस तरीके से रिवॉल्व करता है तो सेंटर पर फील्ड का फार्मूला वही होता है जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से होता है। तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पर फील्ड कितना होता है बताओ? μ0 I/2r। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो n का मल्टीप्लाई, तो n रेवोल्यूशन 1 सेकेंड में, तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चों यहां पर μ0 की वैल्यू रखेंगे 4π10⁻⁷/2r, और जो करंट होती है, करंट कैसे निकालते हैं इसमें? चार्ज का ये एक्चुअली में अगर हम ऐसे देखें, n रेवोल्यूशन 1 सेकंड में है, तो ये तो रेवोल्यूशन पर सेकंड एक्चुअली में ये वाला फ्रीक्वेंसी हो गया। अगर जैसे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो उसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स रख देते हैं, लेकिन यहां पर जब चार्ज कोई रिवॉल्व करता है तो उसकी जो करंट होती है वो करंट हमेशा लेते हैं q/ टाइम पीरियड में, है ना। और 1 टाइम पीरियड बच्चों क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी यही वाली n है, क्योंकि n रेवोल्यूशन पर सेकंड ये फ्रीक्वेंसी होती है, तो 1/t की जगह हम n लिख देंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स अलग हो गया। अब ये i की वैल्यू यहां रखो तो ये qn और मिल जाएगा। कितना आएगा? 2 2 4 हो जाएगा, तो ये आएगा 2π(qn) 10⁻⁷/r। कौन सा ऑप्शन आ रहा है तुम्हारा? फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। तो इससे फर्स्ट ऑप्शन बच्चों मैच कर गया। नेक्स्ट कह रहा है द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी बाय 50%। द परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी ये निकालना है। देखो बच्चों, वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होती है हम लोग को मालूम है SV SI/G होता है। अब नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे क्या कुछ बढ़ा रहे हैं जिससे यहां पे करंट सेंसिटिविटी 50% बढ़ रही है। तो करंट सेंसिटिविटी अगर 50% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा? जैसे मान लो पहले करंट सेंसिटिविटी SI थी, 50% बढ़ गई तो 1.5 SI हो जाएगी। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से ये गैल्वेनोमीटर का जो G रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा, तो वो भी कितना बढ़ जाएगा? उतना ही बढ़ जाएगा, 1.5 G। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैंसिल हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज नहीं आया, जो ओरिजिनल था वही बना रहा। तो यहां पर जो चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी, वो 0% होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। मेरी बात समझ गए होगे? सेंसिटिविटी 50% बढ़ गई तो 50% का मतलब 1.5 गुना हो गया ना, 1.5 SI। और जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो भी उतने टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो तो नंबर ऑफ टर्न्स या लेंथ पे डिपेंड करता है, तो वो भी यही हो जाएगा। तो कुल मिला के वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो 0% रहेगा। नेक्स्ट, असर्शन रीजन, आयरन इज नॉट मैग्नेट और आयरन इज डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। बोलो कौन सा सही है? आयरन नॉट मैग्नेट बिल्कुल सही है, मैग्नेट थोड़ा नहीं होता है आयरन, सही। और आयरन डायामैग्नेटिक गलत, आयरन होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो 29 का आंसर बच्चों हमें क्या मिलेगा? ए ट्रू और रीजन फॉल्स, यानी कि 29 में हमें थर्ड ऑप्शन बच्चों मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन एन LCR AC सर्किट इफ ओमेगा नॉट इज द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी देन क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का बच्चों डेफिनेशन क्या होती है? क्वालिटी फैक्टर होता है XL/R। इंडक्टिव रिएक्टेंस ले लो चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस ले लो, लेकिन ये रेजोनेंस पे लेना होता है।
रेजोनेंस पे ये वैल्यू अपॉन रेजिस्टेंस ये क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन होती है। और एक्सेल होता है ओमेगा एल, ओमेगा यहां पे फ्रीक्वेंसी आएगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओमेगा एल बाई आर, तो ये हो जाएगा ये आर। इन्होंने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट दे दिया है तो ये ओमेगा नॉट लिख लो। ये है कोई ऑप्शन, ये ऑप्शन कोई आ रहा है, देखो नहीं आ रहा है इसमें, तो अभी और चेक करना पड़ेगा। अब रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1/LC और ये L बाई आर, तो 1/r, L को अंदर ले जाएंगे तो L²/LC आएगा, L कैंसिल हो गया तो ये आएगा 1/r अंडर रूट L/C। ये ऑप्शन देखो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हाँ तो बच्चों चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 से करते हैं डिस्कशन। क्या है देखो ये क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 5/3, देन द क्रिटिकल एंगल फॉर ए रे ऑफ लाइट एंटरिंग द वाटर फ्रॉम ग्लास विल बी। तो ये है ग्लास, और इसके ऊपर है वाटर, ये वाटर है, और लाइट रे हमारी जा रही है ग्लास से वाटर, ये ग्लास से वाटर जा रही है, ये वाटर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3 और इसका दिया गया है 5/3, और कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल पता करना है। तो क्रिटिकल एंगल का रिजल्ट क्या होता है, साइन सी बराबर, अब मैं ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें, हमेशा दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिए हैं, कभी वेवलेंथ दी जाती है, कभी वेव नंबर दिया जाता है, हमेशा कम वाली वैल्यू ऊपर और ज़्यादा वाली वैल्यू नीचे। तो 4/3 अपॉन 5/3, तो ये कट गया और C बराबर हो गया साइन इनवर्स 4/3। ठीक है बेटा, दिए देखो 4/5, सॉरी 4/5, ठीक। तो कौन सा आंसर बना, थर्ड वाला बना, थर्ड आंसर इसका होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, हाउ विल एन इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस चेंज इफ हाफ ऑफ द लेंस इज wrapped इन ब्लैक पेपर। तो ये लेंस है, ऐसे देखो लेंस हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, लेकिन ये ऐसा होता है, ये हम इस तरफ से अगर देखें तो ऐसा होगा, और इसमें क्या किया गया कि आधे लेंस को ऐसे ब्लैक पेपर से व्रैप कर दिया गया, तो लाइट आधी जाएगी, इमेज नहीं आधी बनेगी, याद रखना, इमेज पूरी बनेगी, लेकिन आधी लाइट जाने से ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल बी रिड्यूस्ड। लेंस इमेज की ब्राइटनेस कम हो जाती है, इमेज पूरी बनती है। ये मत समझना कि लेंस अगर आधा हो जाएगा, आधा ढक दिया जाएगा तो इमेज भी आधी हो जाएगी, क्योंकि सारी रेज सारी तरफ से बनती हैं, तो इमेज तो सबकी बनी जाएगी। तो हमेशा याद रखना है लेंस को रैक करने में, इमेज पूरी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। On a hot summer night, the refractive index of air is smallest near the ground and increases with height from the ground.
When a light beam is directed horizontally, the Huygens principle leads to the conclude that as it travels the light beam, तो यहाँ पर ये कोई भी मीडियम है और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता जा रहा है। तो अगर कोई लाइट रे यहाँ से जाएगी, जैसे मान लो ऐसे गई, तो जब इधर जाएगी तो हमारे पास ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगी क्योंकि ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ऐसे हो जाएगी। फिर यहाँ पहुँचेगी तो और ऊपर चली जाएगी क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होता जाएगा क्योंकि मटेरियल का उस जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। जैसे जानते हो ना, ये जैसे मान लो दो हम पीसेस ले लें, ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है और ये उससे सबसे कम ये है, फिर उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा है। तो जैसे लाइट रे ये गई तो ये थीटा है तो ये थीटा से कम होगा थोड़ा, और ये है तो अब ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये उससे कम होगा, ये फिर और इधर चली जाएगी। तो धीरे धीरे बेटा ऊपर की ओर बेंड होती जा रही है ना। तो अगर लेयर्स होती हैं तो बीच में स्ट्रेट लाइन पाथ मिलता है, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होता है तो ये लगातार बेंडिंग ऊपर की ओर हो जाती है। मिराज वाला केस इस पे एप्लीकेबल होता है, मिराज में भी यही होता है। तो बेंड्स अपवर्ड्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। तो ये तो सिंपल ही है, ये तो आप लोग जान ही गए होंगे। E बराबर hc/λ होता है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो ये हाइपरबोला वाला ये आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर। ठीक, if the kinetic energy of alpha particle is 4 times the kinetic energy of proton, then ratio of lambda alpha upon lambda p। तो lambda alpha हम लिखते हैं h upon √2 m alpha k alpha, और लैम्डा प्रोटॉन लिखते हैं h अपॉन √2 m प्रोटॉन k प्रोटॉन। तो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा p क्या बनेगा? ये नीचे h से h तो कट जाएगा, ये नीचे आएगा √2 m अल्फा k अल्फा, ये ऊपर जाएगा √2 mp kp। तो 2 से √2 कट जाएगा। और अब देखिए लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा p, अब कंडीशंस यूज़ करेंगे। √ तो है ही है, मास प्रोटॉन का m मान लीजिए और काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की k मान लीजिए, और अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4m होता है। क्यों? प्रोटॉन का मास m है, अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम न्यूक्लियस का, हीलियम एटम का न्यूक्लियस है। तो उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का मास लगभग बराबर होता है, तो ये 4m माना जाता है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 4 टाइम्स है, तो यह भी 4k हो जाएगा। तो mk तो कट गया, नीचे आ गया 4 का स्क्वायर रूट, यानी बेटा इसका आंसर पहला वाला होगा। ठीक, चलिए
एक प्रोटॉन के सामने एक निश्चित दूरी पर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इसकी काइनेटिक एनर्जी E है। तो इन्फिनिटी तक एस्केप करने में मिनिमम एनर्जी इसको कितनी दी जाए? तो ये बहुत पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन है। ये एक तरीके से सैटेलाइट है। तो ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी हो जाएगी -E। स्ट्रक्चर ऑफ एटम याद कर लो, निकालने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन के एटम में भी तो प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो वही तो बात हुई ना। तो बेकार में और कैलकुलेशन क्यों करें? तो ये माइनस ही मान लो हाइड्रोजन एटम के केस से। और कितनी एनर्जी दी जाए जिससे ये एस्केप कर दिया जाए? एनर्जी प्रोवाइडेड। तो बेटा ये 0 होनी चाहिए। जब तक टोटल एनर्जी निगेटिव होती है पार्टिकल बाउंड रहता है, वो उस ऑर्बिट को छोड़ के भाग नहीं सकता है। तो प्रोवाइडेड एनर्जी की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी? E हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन इसका आ जाएगा। ये एक तरीके से वही पुराना वाला ही क्वेश्चन था जो नए लैंग्वेज में पूछा गया है। अगर किसी प्लैनेट के चारों ओर सैटेलाइट घूम रहा है, उसकी भी काइनेटिक एनर्जी E है, तो भी उसको उतनी ही एनर्जी दे दो तो वो एस्केप कर जाएगा। चलिए भाई, सूर्य की एनर्जी का मेन सोर्स, तो पहले थ्योरी याद कर लेते हैं। सन या किसी भी स्टार में लगातार फ्यूज़न रिएक्शंस होते हैं, उन्हीं से एनर्जी मिलती है। तो क्या ये आंसर किसी में दिया है? न्यूक्लियर फिशन नहीं, फिशन नहीं होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ लाइटर एलिमेंट्स इन दी सन, यस यही आंसर होना चाहिए। कंबस्चन ऑफ प्योर कार्बन नहीं, कंबस्चन वगैरह नहीं होता है। और ग्रेविटेशन एनर्जी लिबरेट करने से सन एनर्जी नहीं देता है। किसी भी स्टार स्ट्रेलर एनर्जी का मेन सोर्स होता है स्टार में होने वाले फ्यूजन रिएक्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धोखाधड़ी वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। A bridge rectifier is shown in the figure, alternating input is given across A and C। तो अगर यहाँ से वोल्टेज दोगे तो बेटा मान लो ये पॉजिटिव साइकिल है, तो ये रिवर्स बाइस में है, ये भी रिवर्स बाइस में है, नो करंट। और अगर ये नेगेटिव साइकिल है तो ये पॉजिटिव हुआ, तो ये भी रिवर्स बाइस, ये भी रिवर्स बाइस। यानी बेसिकली ये ब्रिज रेक्टिफायर कोई आउटपुट नहीं देगा, 0 आउटपुट देगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगी। NOT gate is also called inverter circuit, NOT gate inverts the input। ये तो भाई बिल्कुल दोनों चीज़ें सही हैं। NOT गेट को इन्वर्टेड गेट या निगेटिव गेट भी कहते हैं, क्योंकि ये आउटपुट की डायरेक्शन बदल देता है। अगर 1 है तो 0 कर देता है, 0 है तो 1 कर देता है। तो इसका तो नो डाउट पहला वाला है। ए सोलर सेल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो सोलर सेल क्या करता है? उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है और डिप्लीशन लेयर में ये कॉम्बिनेशन टूट जाता है
और वोल्टेज आ जाता है और करंट बन जाता है। तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स विद इंसिडेंट लाइट। हम उसको हीट, अलग से पोटेंशियल नहीं देते हैं, हीट नहीं करते हैं। तो 40 का आंसर 4 होना चाहिए। एज एन एम्प्टी वेसल इज फिल्ड विद वाटर, इट्स फ्रीक्वेंसी। तो ये है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, V/4L, वेयर L इज दिस लेंथ। तो अगर इसमें पानी भरते जाएंगे तो इसकी लेंथ, एयर कॉलम की लेंथ घटती जाएगी, और जब लेंथ घटेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इंक्रीजेस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The velocity v of a particle moving along x-axis varies with position of x. The acceleration a निकालना है। ठीक है, तो पहले v देख लें क्या है। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका ये इंटरसेप्ट 2 है और स्लोप है tan 45 यानी 1। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ y की जगह वेलोसिटी है, m यानी tan 45 1 यानी x, और c यानी 2। तो ये मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया, ये मुझे पता चल गया कि ये वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv/dx। तो v तो पता ही चल गया है x प्लस 2, और dv/dx इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो dv/dx क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, और ये तो कांस्टेंट है, तो dv/dx 1 आ गया, यानी एक्सेलरेशन भी x प्लस 2 है। तो a बराबर x प्लस 2 फर्स्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ए लाइट रे इंसिडेंट अलोंग वेक्टर स्ट्राइक्स ऑन द एक्सजेट प्लेन। तो ये एक्सजेट प्लेन है, यही मिरर का काम कर रहा है। मीडियम 1 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, तो इसके ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, नीचे वाले का क्या है वही शायद पता करना है, μ2 है, इन्होंने μ2 लिखा है। तो लाइट रे इस पे ऐसे पड़ रही है, the value of μ2 for which the ray is just totally reflected। just totally reflected का मतलब है ये वाला जो एंगल है ये ऐसे जा रहा है। जस्ट का मतलब यही है, क्रिटिकल केस लेंगे तो अब मेरे पास क्या होगा, ये एंगल थीटा लेंगे और ये एंगल नॉर्मल से 90 हो जाएगा। अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो μ1 साइन थीटा 1 बराबर μ2 साइन थीटा 2, ये स्नेल्स लॉ होता है। तो ये 2 है, साइन थीटा बराबर म्यू साइन 90। अब ये थीटा कैसे निकले, ये वेक्टर से निकलेगा। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये जे वेक्टर है। तो दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना आप जानते हो। जैसे दो वेक्टर हैं,
ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए क्या है, ये है 2i प्लस 4j रूट 5k। तो 2i प्लस 4j प्लस रूट 5k और डॉट जे कैप, क्योंकि ये एक्स जेड प्लेन है, इसका नॉर्मल वाई डायरेक्शन में होगा। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो खाली 4 आएगा। तो 4 बराबर, अब ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये 5। तो 16 4 20 पास 25, यानी ये 5 हुआ। ये जे वेक्टर तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ। कॉस थीटा निकल आया। तो कॉस थीटा कितना निकला, 4/5 निकला। अब लेकिन हमें तो साइन थीटा चाहिए। तो जानते हो ये कितना, ये 37 डिग्री है। तो साइन 37 कितना होता है, साइन थीटा हो जाएगा 3/5। और अगर नहीं याद हो तो ऐसे निकाल लो, ये कॉस थीटा है तो यानी ये 4 है, तो ये 5 है, तो ये 3 होगा। पाइथागोरस से साइन थीटा 3/5 हो जाएगा। अब इसको यहाँ रख देते हैं, 2 यहाँ रखते हैं जिससे सबको दिखे। 2 और साइन थीटा 3/5 बराबर म्यू साइन 90। तो म्यू बराबर हो जाएगा 6/5। ये सेकेंड वाला आंसर इसका आएगा। ठीक है, बाद में कुछ अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं। चलिए, an electric dipole is placed at the origin and directed along x-axis। तो चलिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया -q और +q का छोटा सा। At a point P far away from the dipole, electric field is parallel to y axis। तो कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारे पास, ये पॉइंट P है और ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होती है, अल्फा डायरेक्शन में, और इसको बढ़ा देंगे तो मेरे पास ये एंगल थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, हाँ, tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan θ/2। फार्मूले याद होना चाहिए, जानबूझ के वो फार्मूला पूछा गया है जो तुम्हें भूल गया हो। अब यहां पर ध्यान से देखिए, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलाउंग है, तो थीटा प्लस अल्फा 90 होगा। अब अगर ये 90 है तो ये अल्फा है, तो ये भी, ये तो होगा ही, तो थीटा प्लस अल्फा 90 हो गया। हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है, तो अल्फा की वैल्यू रख देते हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर tan θ/2। तो बेटा ये बनेगा cot थीटा। cot थीटा होता है 1/tan थीटा, ये बनेगा cot थीटा, आ गया 2 ऊपर और tan थीटा। अब इसको नीचे ले जाओ तो 2 बराबर tan θ/cot थीटा,
और कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, यानी ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा बराबर √2 आ गया। प्लस या माइनस दोनों ही ले सकते हो, दोनों में चलेगा। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन था, ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है। ये एक रीजन है और साथ में इस सर्किल की रेडियस r है। सर्किल की रेडियस r है, 1 मीटर है, ये दी गई है। और साथ में कहा गया है कि ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है। ठीक, अब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है P से Q के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस जानते हो क्या होता है? E.dl होता है। अब E की वैल्यू निकालनी है मुझे। E कैसे निकलेगा? तो जैसे मान लो मैंने ये एक एलिमेंट लिया, तो यहाँ पे ये रेडियस हमने इसकी r ली, तो एक हम ऐसे सर्कुलर स्पेस खींच लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी E, और साथ में वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस पूरे में फैराडेज लॉ लगाते हैं तो ये पूरी, इस पूरे सर्किल में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की टेंजेंशियल होगी। तो E इंटू ये सरकमफ्रेंस 2πr बराबर, इसमें फ्लक्स कितना होगा? πr² इंटू dB/dt। ये मैंने फैराडेज लॉ लगाया है, E.dl इज इक्वल टू -dϕ/dt। तो देखो पाई से पाई कट गया, एक r से स्क्वायर कट गया, तो E बराबर हो जाएगा r इंटू dB/dt 2 है और ये भी 2 है, तो ये दोनों कट गया, तो ये हो जाएगा r। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। इसको मैं समझाता हूँ। जैसे हम ये डिस्टेंस ले लेंगे, तो ये कुछ r होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी। ये इसकी वैल्यू r थी, तो इसकी वैल्यू ये वाली r हो जाएगी। और मुझे चाहिए E.dl, तो हर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट लेना है। इसको थीटा मान लिया, चलो एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो अगर इसके लिए लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? E cos थीटा। तो इंटीग्रल E cos थीटा और cos थीटा डॉट dl। अब E कितना है? R है, तो R cos थीटा डॉट dl। अब देखो cos थीटा कितना है? cos थीटा है हमारे पास, हमने इधर से एंगल थीटा माना है ये, तो cos थीटा होगा दिस वाली हाइट h/r। ये dl है, तो h/r cos थीटा इंटू r डॉट dl।
अब देखो मज़ा आ गई। मतलब हम कोई भी पोजीशन लेंगे, ये वाली वैल्यू h आ रही है, तो ये h हमको मालूम है कितना होगा। कैसे निकालेंगे? ये h तो ऐसे निकालेंगे, ये रेडियस 1 मीटर है ना, और ये टोटल एंगल 90 था, तो आधा वाला 45 होगा। थोड़ा क्लियरिटी के लिए इधर बना लें। ये 1 था और ये 45 है, तो h की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1 cos 45 यानी 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 बाहर आ गया। इंटीग्रल dl मतलब हमारे पास ये वाली लंबाई, इंटीग्रल dl बचा है, तो मतलब ये वाली लंबाई, तो ये वाली लंबाई इस लंबाई की दुगनी होगी, तो 2, और ये वाली लंबाई फिर 1 sin थीटा होगी, यानी 1/√2, तो √2 कट गया, यानी 1 वोल्ट होगा, ये 1 वोल्ट होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि तुम्हें अगर इस तरीके के केस में ज़्यादातर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है, लेकिन अगर 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल पूछा जाए तो हमेशा वो पाथ डिपेंडेंट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थी, तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे भी कोई भी डिस्टेंस ले लो, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फील्ड थी। लेकिन यहाँ पर ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, तो तुम्हें पाथ इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था तुम लोगों के ज्ञानवर्धक की दृष्टि से।